नृपेंद्र क्लासेस ऑफ लाइफ साइंस में आपका हार्दिक स्वागत है। स्वास्थ्य संबंधी जानकारी के लिए अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आज हम बात करेंगे कोरोना के नए वेरिएंट BF.7। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोरोना महामारी 2019 से शुरू हुई चाइना के वुहान शहर से, और तब से लेकर के आज तक पूरे संसार में कम से कम करोड़ों लोग, 3-4 करोड़ लोगों की अनऑफिशियली जो है डेथ हो चुकी है। कोरोना ने जो है इस संसार की आबादी को या लोगों को शारीरिक, आर्थिक, मानसिक रूप से बहुत ही क्षति पहुंचाई है। कोरोना जो ओरिजिनल वायरस था, चूंकि वायरल डिजीज है और वायरस से होता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करता है, तो उसको हम नाम दिए थे कोविड-19। SARS-CoV-2 वायरस से होने वाली बीमारी थी जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करती थी, और इसके सिम्टम्स थे बुखार, सर्दी जुकाम, खांसी, सोर थ्रोट या कभी कभी सांस फूलने जैसी समस्याएं। यदि इम्यून सिस्टम कमज़ोर रहता था तो इसका इन्फेक्शन जो है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था। तो जो ओरिजिनल वायरस था उसको हम कहते थे SARS-CoV-2 या कोविड-19। SARS मीन्स सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम CoV-2। तो ये पहली लहर आई थी और उसने संसार के कई देशों को प्रभावित किया था, जिसमें भारत भी शामिल था, और भारत में भी लाखों लोगों की डेथ हुई थी और तमाम आर्थिक एवं मानसिक परेशानियों से लोगों को जूझना पड़ा था। उसके बाद इसका एक और वेरिएंट आया जिसको हमने ओमिक्रॉन नाम दिया। तो वायरस का वेरिएंट क्या है? वेरिएंट मीन्स कि इसके स्ट्रक्चर में बदलाव, यानी इसके रूप में जो है बदलाव आ जाता है, और वो हो सकता है म्यूटेशन की वजह से या रिकॉम्बिनेशन की वजह से। तो वायरस जब एक बार इन्फेक्ट करता है उसके अगेंस्ट हमारे शरीर में एंटीबॉडीज बन जाती हैं, और फिर दोबारा यदि उसी वायरस का इन्फेक्शन होता है तो हमारा शरीर उसको प्रोटेक्ट कर लेता है। लेकिन यदि वायरस के स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है तो हमारा शरीर उसको एज ए सेकेंड वायरस डिटेक्ट करता है और उसके अगेंस्ट दोबारा फिर एंटीबॉडी बनती है, या जो भी वैक्सीन उस वायरस के अगेंस्ट बनाई गई थी वो वैक्सीन अब उतना इफेक्टिव नहीं रह जाती है, क्योंकि जो एंटीबॉडीज़ हमारे शरीर में बनती हैं या वैक्सीनेशन द्वारा मिलती हैं वो उतना जल्दी इफ़ेक्टिव नहीं हो पाती, यानी उस वायरस को उतना जल्दी न्यूट्रलाइज नहीं कर पाती हैं, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर चेंज हो चुका होता है। यानी एक सिंगल अमीनो एसिड का भी चेंज यदि वायरस के स्ट्रक्चर में है तो उसका वो वेरिएंट माना जाएगा। जैसा कि म्यूटेशन शब्द हमने कहा, म्यूटेशन का मतलब होता है कि सडन चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ द जीन। अगर जीन के स्ट्रक्चर में चेंज होगा तो जाहिर सी बात है कि प्रोटीन के स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएगा, और जो भी वैक्सीन बनती है या जो भी एंटीबॉडीज बनती है, चाहे वो नेचुरल हो और चाहे आर्टिफिशियल हो, तो एंटीबॉडी उसी प्रोटीन कंपोनेंट के अगेंस्ट बनाई जाती है, और यदि प्रोटीन कंपोनेंट में डिफरेंस आ गया तो वो एंटीबॉडीज या वो वैक्सीन फिर उतना इफेक्टिव उस वायरस के अगेंस्ट नहीं रहती है। तो SARS-CoV-2 जो ओरिजिनल वायरस था, इसमें और इसके वेरिएंट्स में बहुत फर्क आता है। जैसे हम किसी भी इन्फेक्शन की रेट को जो है उसके R वैल्यू से देखते हैं, तो जो ओरिजिनल वायरस था जो वुहान में खोजा गया चीन के, और जिसको हमने SARS-CoV-2 नाम दिया यानी कोविड-19, तो उसकी R वैल्यू थी 1 to 5, यानी वो एक आदमी यदि इन्फेक्टेड है तो वो कम से कम 5 आदमियों को इन्फेक्ट कर सकता है। अब जो वेरिएंट आया है, सबसे नया वेरिएंट जो डिटेक्ट किया गया है खासकर चाइना में, तो वो है BF.7। BF.7 जो है इसकी R वैल्यू देखिए तो कितना बड़ा डिफरेंस है, यानी ये 10 से 18 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है एक इन्फेक्टेड पर्सन, यदि BF.7 से इन्फेक्टेड है। तो कहने का मतलब ये इसका इन्फेक्शस रेट बहुत ज़्यादा है, तो इसके लिए बहुत एक्सट्रीम प्रिकॉशन की ज़रूरत पड़ती है और डिटेक्शन की ज़रूरत पड़ती है।
क्योंकि जितना ज़्यादा जल्दी हम इसको डिटेक्ट कर पाएंगे तभी इसके फैलाव को या इसके स्प्रेड को हम रोक सकते हैं, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से फैलता है। तो BF.7 जो है इसका इन्फेक्शस रेट ज़्यादा है, आर वैल्यू इसकी इतना ज़्यादा है, यानी जो ओरिजिनल वायरस था उससे ये देखा जाए तो 10 गुना तक ज़्यादा है, यानी ये इतना तेज़ी से फैल सकता है। तो खासकर चाइना में इसने करीब 10 लाख लोगों को अब तक इन्फेक्ट किया है, और इसके अलावा बेल्जियम है, जर्मनी है, इंग्लैंड है। अब भारत में इसके 10-5 केस मिलना शुरू हुए हैं। और चूंकि भारत में जो सर्दियों का मौसम है ये खासकर कोल्ड, कफ या इस तरह की सर्दी से संबंधित बीमारियां होती हैं, तो इसलिए इसमें डिफरेंस करना मुश्किल हो जाता है कि कौन BF.7 से इन्फेक्ट है और कौन जो है नॉर्मल कॉमन कोल्ड से पीड़ित है। क्योंकि कॉमन कोल्ड जो है रिनो वायरस से होता है, उसी तरह का सिम्टम्स जो है कोरोना वायरस का भी है। इसके जितने भी वेरिएंट्स हैं करीब करीब सब में सिमिलर सिम्टम्स होता है, और वो है सर्दी, जुकाम, बुखार, सोर थ्रोट यानी गले में खराश, सांस लेने में तकलीफ, और कुछ पेशेंट जो है पेट से संबंधित समस्याएं जैसे डायरिया वगैरह भी जो है वो शिकायत करते हैं। तो जनरल सिम्टम्स जो है वो यही है। BF.7 में ये खास बात देखी गई है कि अभी तक इसका बहुत ज़्यादा सेवियर हेल्थ कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट नहीं मिला है, और ना इसका जो है बहुत ज़्यादा सेवियर कॉम्प्लिकेशन डेवलप होता है, लेकिन इसका इन्फेक्शन रेट बहुत ज़्यादा है, ये बहुत तेज़ी से फैलता है। भारत में इसकी लहर आने की संभावना कम है, क्योंकि भारत में 3 लहर पहले ही आ चुकी है, और जिस वायरस का ये वेरिएंट है वो है ओमिक्रॉन। ओमिक्रॉन जो है उसने सेकेंड लहर जो है भारत में जनरेट की थी, और उसने बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुंचाया था। तो उसके अगेंस्ट जो है इम्यूनाइजेशन भी हुआ है। 95% लोग जो है फिलहाल इंडिया में इम्यूनाइज हो चुके हैं, और चूंकि लहर आई है तो ज़रूर जो है मिलियंस ऑफ पीपल्स जो है उस वायरस से एक्सपोज हुए हैं। तो कुल मिलाकर के वो एक तरह से हाइब्रिड इम्यूनाइजेशन हो गया, यानी वो नेचुरल एंटीबॉडी उनके अंदर बनी यदि उनके इन्फेक्शन हुआ, और दूसरा यदि उनको इम्यूनाइज किया गया, वैक्सीन दी गई, तो भी वो इम्यूनाइज हो गए। तो इस तरह से जो BF.7 है ये ओमिक्रॉन का वेरिएंट है, ओमिक्रॉन B.5 का ये वेरिएंट है, और इस वजह से जो एंटीबॉडीज बनी है तो वो इनको न्यूट्रलाइज कर सकती हैं। लेकिन फिलहाल देखा गया है कि इसका न्यूट्रलाइजेशन रेजिस्टेंट जो है वो 4 से 5 गुना ज़्यादा है इन कंपेयर टू द ओरिजिनल वायरस। जो इसका कोरोना वायरस था जिसको हम SARS-CoV-2 कहते थे, उसकी तुलना में इसका न्यूट्रलाइजेशन रेजिस्टेंट 4 गुना ज़्यादा है, यानी जो एंटीबॉडीज बनी हुई हैं वो इसको उतना जल्दी न्यूट्रलाइज नहीं कर सकती हैं। और इसका सबसे खास बात है चूंकि इन्फेक्शन इसका इतनी तेज़ी से फैलता है कि जो वैक्सीनेटेड पीपल हैं या जो जिनको वैक्सीन लग चुकी है उनमें इसका री इन्फेक्शन भी हो सकता है, होने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड भी कम होता है, और इसके सिम्टम्स इन्फेक्शन के दूसरे या तीसरे दिन से ही दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है अभी तक भारत सरकार ने जो एडवाइजरी जारी की है तो उसमें वही एडवाइजरी है कि मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड सैनिटाइजेशन जो बेसिक प्रिकॉशन है वो हमको लेना है। क्योंकि भारत में अब क्रिसमस और नया ईयर के सेलिब्रेशन में गेट टुगेदर या भीड़ होने की संभावना या क्लस्टराइजेशन बढ़ेगा, और क्योंकि ये वायरस भारत में दस्तक दे चुका है तो आने वाले समय में ये और तेज़ी से फैल सकता है। तो हम लोगों को ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि इससे जो है अब कोई अगली लहर जो है ना आने पाए। वैसे इंडिया में जो है आने की संभावना इसलिए कम है, जैसा हमने 2 कारण बताया कि एक तो 95% लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं, और दूसरा जो है अधिकतर लोग इस वायरस से एक्सपोज हो चुके हैं। भारत और चाइना में यही डिफरेंस है। चाइना में चूँकि 0 कोविड पॉलिसी लागू थी तो वहाँ बहुत जो है पॉपुलेशन वो किसी भी लहर का उन्होंने कोई सामना नहीं किया था। जैसी लहर 3 लहर भारत में आई और जिस तरह का नुकसान या इफेक्ट पड़ा उस तरह चाइना में नहीं हुआ। चाइना ने कंट्रोल कर लिया था तो उनकी तमाम पॉपुलेशन जो है उस वायरस से एक्सपोज नहीं हो पाई,
और उनके अंदर कोई नेचुरल एंटीबॉडीज के जनरेशन नहीं हुआ। तो इस तरह से हम देखें तो कुल मिलाकर के जो BF.7 है वो इतना इफेक्टिव अभी फिलहाल नहीं दिखेगा और ना इसका सीवियर कॉम्प्लिकेशन कोई दिखना है। बस हमको जो है जो बेसिक टेक्निक्स है फॉर टू प्रिवेंशन द कोरोना वायरस, जैसे हैंड सैनिटाइजेशन, मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग, इनसे जो है हम इससे बचे रह सकते हैं। और चूंकि 98% माना जाता है कि 98% पॉपुलेशन इंडिया की किसी ना किसी रूप में कोरोना वायरस से एक्सपोज हो चुकी है, तो इट मीन्स कि उनके अंदर नेचुरल एंटीबॉडी बन चुकी है और उन पर कोई ज़्यादा इफेक्ट पड़ने की संभावना नहीं है, क्योंकि वही वेरिएंट उसी का वेरिएंट है जो जिसकी लहर भारत में एक बार आ चुकी है और उससे जो है नुकसान पहुंच चुका है। तो इसलिए हमको केवल सावधान रहने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि टेस्ट की ज़रूरत है, क्योंकि ये वेरिएंट जो है BF.7 जो है .7 ये बहुत तेज़ी से फैलता है और चूंकि भारत में इसी समय जो है सर्दी जुकाम का भी मौसम है, चूंकि ठंड का मौसम है, तो इसलिए दोनों में डिफरेंशिएट करना जरूरी हो जाता है। तो अब चूंकि कई देश इससे प्रभावित हो रहे हैं, तो भारत चूंकि बहुत बड़ी आबादी का देश है, तो आने वाले समय में 10 से 20 लाख लोग भी इससे पीड़ित हो सकते हैं। तो इसलिए हमको इससे सावधान रहने की ज़रूरत है और जो कोरोना के बेसिक प्रिकॉशन हैं उनका पालन करना है और अपनी इम्यूनिटी को मेंटेन करना है।